मॉर्निंग स्टूडेंट, विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं अगला पॉइंट, जलवायु। उड़द की फसल की जलवायु देखिए आप लोग, क्लाइमेट देखिए। उड़द की फसल दलहनी फसलों में बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है बेटा। इसकी जलवायु देखना, जैसे अन्य फसलों की आप जलवायु देखे हैं वैसे ही आप लोग उड़द की फसल की जलवायु देखेंगे। तो यहाँ पर देखना, जलवायु है आर्द्र और गर्म जलवायु एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। देखिए बेटा, यहाँ पर मौसम नम भी होना चाहिए और गर्म भी होना चाहिए। ये अपन इसको कह सकते हैं कि ये पौधा उष्णकटिबंधीय पौधा है। कौन सा पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा, अर्थात वहाँ की जलवायु में नमी भी है और गर्म भी है। तो इसको हम क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय पौधा भी कहेंगे। कि ये जो उड़द की फसल है उसके लिए आर्द्र व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। और देखिए बेटा, यहाँ 40 से 60 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त रहता है। ये फसल 40 से 60 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा औसत से, तो आप लोग इसकी बुआई कर सकते हैं। और देखना, इसके बाद में फसल पकते समय लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। तो आप लोग इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो आप देखिए, उड़द की सफल खेती के लिए आर्द्र एवं गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं। इसके बाद में देखना, अगला पॉइंट आता है हमारा कि मृदा, इसकी सफल खेती के लिए दोमट व चिकनी दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। इसकी सफल खेती के लिए दोमट व चिकनी दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। भूमि का पीएच मान देखिए, भूमि का पीएच मान 6 से 8 के मध्य अच्छा रहता है। ये भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 8 के मध्य। यहाँ पर देखना, आप जेड के प्रश्न यहाँ पर बनेंगे कि ये उड़द की फसल कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। तो आपका यहाँ प्रश्न है 40 से 60 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे बेटा, आप मृदा देखने के बाद में देखना, अगला पॉइंट आता है हमारा, क्योंकि हमने जलवायु देख लिया है, सॉइल देख लिया है, इसके बाद में आती है किस्म। क्या आती है? किस्में देखना, उपयुक्त किस्में देखना, जिसको हम उन्नतशील किस्में भी कह सकते हैं या इम्पोर्ट वैरायटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम किस्म देखेंगे। पहली किस्म देखना कृष्णा। इसके बाद में दूसरी किस्म देखना T9। तीसरी किस्म है T27 और चौथी किस्म देखना बेटा पंत U19।
पंथ यू 19 और 5वें नंबर पर है पंथ यू 30। ये इसकी किस्म है कृष्णा T9 T27 पंथ यू 19 और पंथ यू 30। इसके बाद में अगली वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट किस्म है जिसका नाम है बरखा। क्या नाम है? बरखा। ये कई बार देखना बेटा, बरखा किसकी किस्म है, कई बार जेट के अंदर प्रश्न आया हुआ है और बच्चे गलत करके आते हैं। इसका कारण क्या है? जैसे मैं अगली फसल आपको मूंग पढ़ाऊंगा उसमें देखना आप लोग पूसा बैसाखी, पूसा बैसाखी, पूसा बैसाखी। ये देखिए आप लोग पूसा बैसाखी और बरखा किसकी किस्म है? ये बेटा मूंग की होगी, ध्यान रखना। ये भी कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछ लिया गया है और ये भी क्योंकि ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं, AO हैं, AAO हैं, इन कंपटीशनों में ये प्रश्न पूछ लेते हैं, बच्चों को पता नहीं रहता है और वो गलत करता है। तो ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में फीड करना बेटा कि जो पूसा बैसाखी है वो किसकी किस्म है? मूंग की है। और जिसको बरखा के नाम से जानती है, देखना ये बरखा किस्म है, ये उड़द की है। किसकी है? उड़द की, जिसको हम उड़द बीन के नाम से भी जानते हैं, URDBEAN, उड़द बीन, जिसको हम हिंदी में ये कह सकते हैं उड़द बीन। बीन का मतलब होता है फली। क्या होती है? फली होती है। आगे यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जब बारिश हो जाती है और धूप निकलने लग जाती है, जलवायु में देखना आप लोग, तो इसकी फलियां चटकने का डर रहता है बेटा। फलियां खुल जाती हैं, दाने बिखर जाते हैं, जिसको किसान को प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, उसको दाने प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो ये देखिए बेटा उन्नतशील किस्मों में आपने देखा है बरखा जो जेट की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में गवालियर 2, गवालियर 2, 8 नंबर पर है जवाहर उड़द 2। ये देखना गवालियर 2 हैं, जवार उड़द 2 हैं। इसके बाद में देखना उज्जैन 4, उज्जैन 4 और पूसा 1 10 नंबर पर हैं। पूसा 1 किसकी किस्म है? तो ये उड़द की है। ये आपके लिए जो ये 10 किस्में हैं इनको आप लोग अपने ट्रिक्स पर लेना। जैसे पहले नंबर पर कृष्णा है, T9 है, T27 है, पंथ 19 है, पंथ यू 19। इसके बाद में पंथ यू 30, बरखा, गवालियर, जवार उड़द 2, उज्जैन 4, पूसा 1। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट किस्म है और इन्हीं किस्मों से कंपटीशनों में प्रश्न आते हैं बेटा, तो ये ध्यान रखना आप। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो है सिंचाई। क्या है? सिंचाई है। सिंचाई देखिए आप लोग, या फिर आप लोग मैन्यूअर ले लीजिए। आप लोग पहले मैन्यूअर ले लीजिए, मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। या फर्टिलाइजर का मतलब होता है क्या हो जाएगा? उर्वरक हो जाएगा, उर्वरक। हाँ, क्या हो जाएगा? उर्वरक हो जाएगा। ध्यान से सुनना। और ये क्या हो जाएगा? खाद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देसी की खाद है, जितनी भी आप 10-15 जो क्विंटल है या टन है उस हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर खाद एवं उर्वरक अगर आप लोग सही दे देते हैं तो आपका पैदावार बढ़िया हो जाता है। अगर आप लोग ये सही नहीं देते हैं तो ये पैदावार गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए। यहाँ पर आप नाइट्रोजन दीजिए और फास्फोरस दीजिए और
पोटेशियम दीजिए, कितना देंगे पोटेशियम? 30 kg दीजिए बेटा, 30 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग ये उर्वरक डालिए। कितना नाइट्रोजन कितना देंगे अपने खेत में? कितना देंगे? 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर देना है, क्योंकि ये कितना कल बताया था आपको, कितना बताया था बेटा? 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो इसमें जड़ों में क्या पाया जाता है? नोड्स पाया जाता है, राइजोबियम नोड्स पाया जाता है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम देनी होती है। तो यहाँ पर देखना नाइट्रोजन यहाँ 20 किलोग्राम ही लिया है प्रति हेक्टर। ये भी क्यों लिया जाता है? कि उन बैक्टीरिया को सक्रिय करने के लिए, जैसे कभी कभार ये करते हैं कि साहब ये लेग्यूमिनेसी कुल की हैं, ये स्वयं ही नाइट्रोजन बनाती हैं, तो हम नाइट्रोजन क्यों डालें? देखिए बेटा ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को सक्रिय बनाने के लिए ये नाइट्रोजन देना अति आवश्यक ही है। इसलिए मात्रा कम भी है और बैक्टीरिया अच्छी प्रकार से कार्य भी कर लेता है। और यहाँ पर फास्फोरस देखिए 60 किलोग्राम ये दाने को भरता है, चमक लाता है फास्फोरस। और इसी प्रकार पोटेशियम ये भी क्या करता है? दाने की चमक लाता है, उसका आकार सुंदर बनाता है, सुडौल बनाता है, चमकीला बनाता है, जिससे बीज बहुत अच्छा लगे। क्योंकि अगर बीज की गुणवत्ता होती है तो उसका उत्पादन प्लस भाव कीमत भी अच्छी प्राप्त होती है। अगर दाना मरा हुआ है या दबा हुआ है तो उसका क्या होती है? कीमत प्राप्त नहीं होती है किसान को। तो ये ध्यान रखना, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से क्या है? अगर उसके भाव भी कम हैं तो किसान पे ये नुकसान भी जाएगा। लागत अधिक लगा दिया और उसको कीमत कम मिल रही है तो उसको नुकसान ही होगा, लाभ थोड़ी मिलेगा। ठीक है बेटा, आगे चलिए, आगे चलिए। देखना बेटा यहाँ हम सीड की मात्रा का निर्धारण करते हैं। सीड रेट किसकी? जो बीज की मात्रा है कितनी लें? देखो बेटा मैं आपको लोगों को 2-3 बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये हमारा प्रश्न यहां पर फैक्ट है, ये देखना 12 से 15 किलोग्राम उड़द की बीज दर लें। किसके लिए? उड़द की बीज दर कितनी होनी चाहिए? 12 से 15 किलोग्राम। ये फैक्ट है, ये आपके बड़ी बड़ी कंपटीशनों में इसी को सही आंसर माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कि हर बार बेटा क्या होता है कि प्रश्न 2, 4, 5 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जिस पर डिबेट होता है और उसका उत्तर जो फैक्ट होता है वही माना जाता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो टॉप ऑफ यूनिवर्सिटी होती हैं, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसमें ये कॉफियाँ या आपके प्रश्नों को डील करते हैं और वहाँ से जो उत्तर फैक्ट निकलता है वो मानते हैं। तो यहाँ पर जो इसका उड़द का फैक्ट उत्तर क्या है? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर। क्योंकि बहुत सारी किताबों में अलग अलग देते हैं और बच्चे क्या करते हैं? गुमराह हो जाते हैं और वो देखकर क्या करते हैं कि जैसे अभी मैं एक बता रहा हूँ, ये उदयपुर खंड के लिए ये 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर। देखना ये 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर, ये ध्यान रखना। और ये मात्रा कहाँ लेंगे हम? उदयपुर खंड में लेते हैं। उदयपुर खंड में, क्योंकि इसकी खेती उदयपुर है, कोटा है, हाँ, यहाँ पर इसकी खेती अजमेर है, यहाँ पर इसकी खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ पर देखना 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर आपकी किताब में भी दे रखा है। यहाँ पर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से काम मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उत्तर क्या होना चाहिए? 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ये है आपका फैक्ट। यहाँ पर बुक आपके बोर्ड सिलेबस में यहाँ पर 15 से 20 किलोग्राम दे रखा है बेटा। इसके बाद देखना मिश्रित, ये शुद्ध फसल के लिए है। शुद्ध फसल जिसको आप लोग सिंगल फसल बोल रहे हैं, और ये दाना और पशुओं के आहार के लिए उगाई जाती है। क्योंकि इसका जो आहार होता है बहुत ही पशुओं के लिए पौष्टिक युक्त होता है, इसलिए इसके चारे को फेंकना नहीं है, बेकार नहीं करना है, भूमि में नहीं मिलाना है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पशुओं के लिए, जो पशुओं के शरीर में प्रोटीन उपलब्ध कराता है। इसके बाद देखना बेटा ये मिश्रित है। मिश्रित में कल 2 रोज पहले इसकी परिभाषा दी थी। मिश्रित फसल अगर बुआई कर रहे हैं तो आप लोग 8 से 10 किलोग्राम
प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की मात्रा ले। ये फैक्ट है आपके 8 से 10 किलोग्राम आपके यहाँ पर सिलेबस में नहीं दे रखा है, क्योंकि अपन दोनों आपकी सीनियर बेस भी तैयार हो रहा है और जेट भी तैयार हो रहा है, और अन्य कंपटीशन जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं, एओ हैं, डब्ल्यूओ में बहुत सारे बच्चे जैसे अपने वीडियो को देख रहे हैं तो वो जैसे डब्ल्यूओ की तैयारी कर रहे हो हैं, एओ की भी तैयारी कर रहे हैं, सो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो लड़के भी इसको ध्यान से देखें कि देखिए यहाँ पर 12 से 15 किलोग्राम है वो शुद्ध फसल के लेना है, और उदयपुर खंड के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा लेवें। और मिश्रित फसल में कितना ले बेटा, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा लेवें। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है, अगला बिंदु है, वो है बीजों उपचार। देखिए बीजोपचार, देखिए बीजों उपचार, सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार। तो देखना बेटा यहाँ पर आप लोग 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को थायरम नामक कवकनाशी दवा से उपचारित करके बुआई करें। आप कैप्टान भी ले सकते हैं, यहाँ पर थायरम दे रखा है 2.5 ग्राम, 2.5 से 3 ग्राम भी ले सकते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है बेटा, लेकिन यहाँ मैंने 2.5 ग्राम लिया है। 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से थायरम नामक दवा लेकर बीज को उपचारित करें। इसके बाद में देखना 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ को लेकर गरम करें। उसके बाद में ठंडा होने पर कितना लेना पानी, 1 लीटर, कितना लेना, 1 लीटर पानी, उसमें 250 ग्राम गुड़ डालें। उसके बाद में उसको मिश्रण को गरम करें, गरम करने के बाद में ठंडा करें, और 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर डालें ठंडा होने के बाद में, क्योंकि ये अगर गर्म पानी में आप लोगों ने राइजोबियम कल्चर डाल दिया तो इसमें जो इम्पोर्टेंट्स जो बैक्टीरिया हैं जो फसल के लिए लाभदायक हैं वो मर जाएंगे, वो कार्य नहीं करेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है बेटा, ठंडे में पानी में आपने क्या किया, 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर डाल दिया, और डालने के बाद में घोल बन गया। घोल बनने के बाद में क्या, बीजों के ऊपर परत चढ़ाई जाती है, बीजों के ऊपर क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद में उसको सूखने के बाद में बुआई के लिए उपयोग में लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है राइजोबियम कल्चर करना, क्योंकि राइजोबियम कल्चर नहीं करते हैं तो फसल का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है, और साथ में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, जैसे इसके अंदर पीलिया रोग लग जाता है, पित्तशिरा मोजेक रोग लग जाता है। ऐसे रोग हैं जो फसल को नुकसान कर देते हैं, किसान को बर्बाद कर देते हैं, अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलता है बेटा। तो इसके लिए आप लोगों को सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही अति आवश्यक है। इसके बाद में अगला पॉइंट देखना बेटा, सिंचाई देखना आप लोग, सिंचाई देखिए, इरिगेशन, सिंचाई देखिए बेटा, फसल को इरिगेटेड कब करना है, क्योंकि ये फसल वर्षाकालीन फसल कहलाती हैं। जब वर्षा नहीं हो, वर्षा होती रहे तब इसमें किसी प्रकार के पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जब वर्षा नहीं होती है तो इसको आप लोग 2 सिंचाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसान समय रहते हुए अगर इस फसल की सिंचाई कर देता है तो किसान का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये पहली सिंचाई है पुष्पा अवस्था में, पुष्पा अवस्था में
पुष्पावस्था में सिंचाई करना बहुत ही अति आवश्यक है। जब उसमें पुष्प आते हैं उस समय सिंचाई की क्या करें, व्यवस्था करें। अगर इस समय नमी की कमी रह जाती है तो पुष्प झड़ जाएंगे और फलियों का निर्माण, जिसको फलियों को क्या कहते हैं, पोड कहते हैं। POD, पोड का मतलब होता है फलियां, जिसको बहुत सारी किताबों में क्या दे रखा है, पाड़, क्या दे रखा है, पाड़ दे रखा है। तो इसलिए ध्यान रखना, इसकी पहली सिंचाई है पुष्प अवस्था में सिंचाई करें। दूसरा है बालियों में या फलियों में, आप लोग यहाँ फलियां कह सकते हैं, फलियों में दाना बनते समय, फलियों में दाना बनते समय भूमि में नमी रहना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा किसान का उत्पादन कम होगा बेटा। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। पहली सिंचाई पुष्प अवस्था में कर दे और दूसरी किस कब कर दे, फलियों में दाना बनते समय। इसके बाद में देखना बेटा, सिंचाई करते ही आप लोग सीधे पॉइंट पर आइए, अंतराकृषि, जिसको आप वीड्स कंट्रोल के नाम से जानते हैं। अंतराकृषि देखिए, अंतराकृषि में क्या है बेटा, अंतराकृषि के अंतर्गत आप लोगों को निराई गुड़ाई करना होता है और जो अवांछित पौधे होते हैं उनको नष्ट करना होता है। यदि समय रहते हुए किसान इसका कंट्रोल नहीं करता है तो उसका पैदावार कम कर देता है, किसका, फसल का, क्योंकि ये 15 से 20 से 25% तक ये क्या कर देते हैं, उपज को कम कर देते हैं। इसलिए समय रहते हुए अंतराकृषि का कार्य करें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है बेटा, जब वर्षा ऋतु के अंदर वर्षा लगातार होती रहती है तो किसान को निराई गुड़ाई करने का समय नहीं रहता है या खरपतवारों को नष्ट करने के लिए समय नहीं रहता है, क्योंकि अन्यथा किसान क्या कर लेता है, निराई गुड़ाई के द्वारा जैसे खरपतवारों को निकाल कर बाहर फेंक देता है। लेकिन वर्षा होने पर वो निराई गुड़ाई का कार्य या क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वो निराई गुड़ाई का कार्य नहीं कर पाता है, खरपतवारों को नहीं निकाल पाता है। उसके लिए बहुत सारे हर्बिसाइड है उनका वो उपयोग करता है, या तो बुआई के पहले करता है या बीज अंकुरण के पहले करता है। तो इसके लिए उसको करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो खरपतवार ऐसे होते हैं जो अपने जो मुख्य फसल होती हैं उसको दबा देते हैं, उसकी वृद्धि को रोक देते हैं, उसके पोषक तत्वों को खा जाते हैं, उससे छीन लेते हैं। क्योंकि हमारी जो फसल के पौधे होते हैं वो खरपतवारों से क्या होते हैं बेटा, कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनमें खरपतवारों में खनिज लवण अवशोषण करने की पावर ज़्यादा होता है। और कभी कभार देखा भी होंगे आप खेत के अंदर कि सबसे ज़्यादा हरा पौधा खरपतवार का ही रहता है। हमारी जो मेजर फसल होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। आपने देखा होगा कभी, तो नहीं देखा तो देखना बेटा, क्योंकि अपने को प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों अनुभव होने चाहिए, और दोनों अनुभव होता है उस छात्र को, वो कभी भी पीछे नहीं रहता है बेटा, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखना, ये अंतराकृषि के अंदर आप लोग फ्लूक्लोरीन भी ले सकते हैं, फ्लूक्लोरोलिन भी ले सकते हैं आप, और पेंडामेथालिन भी ले सकते हैं, पेंडामेथिलीन भी ले सकते हैं, या मिथिलॉन भी ले सकते हैं आप, पेंडा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, पेंडामेथालिन भी कह सकते हैं आप। तो इसकी आप लोग 2.5 किलोग्राम, 2.5 लीटर मात्रा, किलोग्राम नहीं 2.5 लीटर दवा को 500 ml या मिलीलीटर पानी के अंदर आप लोग, या 500 लीटर पानी में 2.5 लीटर दवा को घोलकर बीज बोने से पहले इसका छिड़काव कर देवें, खरपतवार नष्ट हो जाएंगे बेटा। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंतराकृषि, क्योंकि समय रहते हुए किसान इसका कवर कर लेता है तो उसको अच्छा प्रोडक्शन होता है। अब देखना बेटा, अंतराकृषि के बाद में सीधे आ जाइए, हमारा जो बिंदु है कीट एवं
व्याधियां। क्या है? कीट एवं व्याधियां। देखना, कीट एवं व्याधियां, क्योंकि सिंचाई करेंगे तो खरपतवार उगेंगे। अगर सिंचाई नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या होगा पता है? सिंचाई नहीं करेंगे तो खरपतवार नहीं उगेंगे, और खरपतवार नहीं होगा तो फसल भी नहीं उगेगी। ध्यान रखना इस बात का। तो ये दोनों साथ साथ चलने वाले, तो नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो ये आगे देखिए आप लोग, कीट एवं व्याधियां। व्याधियां का मतलब होता है वैसे परेशानी या रोग कह सकते हैं आप। व्याधियां यहाँ पर आप लोग रोग ही लेंगे। तो कीट देखिए आप लोग, पहला कीट है, पहला कीट मोइला। मोइला पहला कीट है, मोइला। ये कीट आकार में छोटा रहता है। आकार में क्या रहता है? छोटा रहता है। और ये बीज अंकुरण के साथ में शुरू होता है और पौधे को कमज़ोर बना देता है, इसकी ग्रोथ होने नहीं देता है। और ये अगर इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो पूरी फसल क्या हो जाती है? चौपट हो जाती है। इसलिए आप लोग मोनोक्रोटोफॉस 30 EC 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें। इसके बाद में देखना, बेटा सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी ये कीट क्या करता है बेटा? ये कीट क्या करता है? पौधा जर्मिनेट होने के बाद में, जैसे 2-4 पत्तियां आ जाती हैं, उसके बाद में ये इस कीट का आक्रमण होता है, जिसमें ये मक्खी अगर बैठती हैं तो वो फसल को पत्तियों को क्या कर देती हैं? पीला कर देती हैं। तो ये पित्तशिरा रोग भी उत्पन्न कर देती है ये मक्खी। इसके लिए नियंत्रण है बेटा, आप लोग इसका मिथाइल डेमेटॉन नामक जो दवा है 1 ml दवा लेकर प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करें। इससे किसान को आशाचित लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद देखना फली छेदक। यह कीट तने में घुसकर फलियों तक पहुंच जाता है और पहुंचकर क्या करता है कि फलियों में सुरंग बना देता है, छिद्र बना देता है और आधे से ज़्यादा दाने को खाकर नष्ट कर देता है। इसलिए ध्यान रखना बेटा, इसके नियंत्रण के लिए आप लोग मिथाइल डेमेटॉन नामक दवा का स्प्रे करें। इससे किसान को आशाचित लाभ प्राप्त होता है। ये थे हमारे कीट। अब इसकी फसल के रोग हैं वो देखना हम कल पढ़ेंगे। डिजीज़ हैं वो हम कल पढ़ेंगे। मैं देखना बेटा, जो आज का वीडियो है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।